जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला 4G यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीपीएससी 143 के दिसंबर 2024 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये है बीपीएससी 143 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज की 4th वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई सोल्ड असाइनमेंट चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप इग्नो की सोल्ड पीडीएफ अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो इसमें देखेंगे हम दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है। इससे पहले जान लेते हैं अटैम्प्ट कैसे करना है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, आप किसी में भी आंसर दे सकते हैं। इसमें 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। प्रत्येक भाग से कम 2 क्वेश्चन लेने हैं और दोनों भाग से टोटल 5 क्वेश्चन लेने हैं। तो मतलब एक भाग से 2, दूसरे भाग से 3, या पहले भाग से 3, दूसरे भाग से 2 क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको आसानी से हल कर सको। इसलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में राज्य की राजनीति का संक्षेप वर्णन। दूसरा क्वेश्चन है 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत अधिनियम का महत्व। अगला है केंद्र राज्य संबंधों के कारक के रूप में भाषा पर चर्चा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के गठन में हुए आंदोलन की तुलना और अंतर स्पष्ट करना है। अगला है इन पर टिप्पणी करनी है। विकास, जो कि पंजाब मॉडल का है। भारत में दलित आंदोलन हुए उनके बारे में जानना है। भारत में आंतरिक प्रवास के लिए उत्तरदायी कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका कारण हम पिछले क्वेश्चन पेपर में जान चुके हैं, इसलिए इसमें इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे। 1970 और 1980 के दशक के दौरान दलीय प्रणाली की बुनियादी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। भारत में चुनावी राजनीति लोकतंत्र के बदलते स्वरूप पर संक्षेप में चर्चा करनी है। नेहरू युग के दौरान राजनीतिक नेतृत्व की विशेषताओं का परीक्षण करना है। और इस पर क्या करना है, उत्तर पूर्व भारत में जातीय राजनीति के बारे में और उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय आंदोलन पर टिप्पणी करनी है। तो इनका सॉल्यूशन हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य की राजनीति का संक्षेप वर्णन। जो कि भारत में राज्य की राजनीति है वो भारत की आज़ादी के बाद और अब तक इसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। भारत की राजनीति का केवल केंद्र स्तर पर समझना अधूरा होगा, क्योंकि भारत का लोकतंत्र वास्तविक संचालन और अनुभव राज्य स्तर पर राजनीति के माध्यम से होता है। क्योंकि जो भी संचालन होता है ना देश का, वो क्या है, वो किससे मिलकर बना है। भारत में जो निर्माण हुआ है भारत देश का, वो गांव से मिलकर बना है। और जो उसकी राजनीति है वो गांव से लेकर, राज्य से लेकर केंद्र तक पहुंचती है। इसलिए इसकी स्टडी हम नीचे से ऊपर तक करेंगे। संविधान द्वारा भारत को एक संघीय राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें राज्यों को राजनीतिक, प्रशासनिक, विधायी स्वायत्तता प्रदान की गई। इसी संघीय ढांचे के भीतर राज्य की राजनीति का विकास हुआ। इसमें देखते हैं राज्य की राजनीति का स्वरूप अत्यंत विविधतापूर्ण है। इसकी विविधता का कारण क्या है, क्योंकि जो प्रत्येक राज्य में क्या है, भाषाई पहचान अलग है, आर्थिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो क्या है, लगभग हर स्टेट में अलग अलग है। यही कारण है कि राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय दल, जो बाद में आज़ादी के बाद 1960 के दशक के बाद जो ज़्यादा उभरे हैं, स्थानीय मुद्दों और पहचान के आधारित राजनीति की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें हम देखेंगे संघीय जो व्यवस्था है उसमें राज्य की राजनीति। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया था। इसमें क्या है, राज्य सूची में क्या क्या शामिल किए गए थे, पुलिस विभाग, कृषि, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं, जो सीधे जनता के जीवन से जुड़े हैं। इससे राज्य को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ बनाने का अवसर मिलता है और राज्य राजनीति को स्वतंत्र पहचान मिलती है। जो भारतीय संविधान बना था उसकी 7वीं अनुसूची है, उसमें क्या है, केंद्र को, राज्य को और एक समवर्ती सूची है जिसमें दोनों कानून बनाते हैं और उनके उनके अलग अलग अधिकार हैं। उनको अपनी अपनी अलग अलग पहचान है, उनके मुद्दे हैं। जैसा कि राज्य सूची में दिया गया है, पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषय में वो अपने कानून बना सकते हैं। क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। राज्य राजनीति का एक प्रमुख लक्षण क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उभार है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तेलुगु देशम पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल जो कि पंजाब में है, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की एक जो क्षेत्रीय दल है। जैसे क्या है, इन्होंने राज्य स्तर पर सत्ता स्थापित की, राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। इससे केंद्रीय राज्य संबंधों में शक्ति का संतुलन बना। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें क्या था कि कांग्रेस का प्रभुत्व ज़्यादा था, क्योंकि केंद्र और राज्य में सभी जगह क्या थी, केंद्र की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस क्या करती थी, एक केंद्रीय शासन उसमें था, क्योंकि जो मेन हेड था वो कांग्रेस का लीड करता था केंद्र सरकार से। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं था केंद्र और राज्य सरकार में। बाद में क्या है, धीरे धीरे 1960 के दशक के बाद
जब प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद क्या है, इंदिरा गांधी शासन में आई, लाल बहादुर शास्त्री के बाद उन्होंने क्या किया, उनकी सरकार गिर गई, अल्पमत में आई और बाद में क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। तो जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस से ही अलग हुए हैं। पहचान की आधारित राजनीति, राज्य राजनीति में भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र और जनजातीय पहचान निर्णायक भूमिका निभाती है। भाषाई राज्यों का गठन, आरक्षण की राजनीति, जनजातीय स्वायत्तता की मांग और उप क्षेत्रीय आंदोलनों के राज्य की राजनीति को नई दिशा दी है। यह राजनीति कई बार लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी तो कई बार टकराव का कारण भी बनी है। जो राज्य की राजनीति है इसके मेन मुद्दे क्या थे, भाषा थे। जाति आधार पर अपनी पार्टी गठित कर ली तो उनको मेजोरिटी में अपने वोट बैंक लेने के लिए उनको अपने में शामिल कर लिया। धर्म की राजनीति कर दी और जो क्षेत्रीयता है उसको अपना मुद्दा बनाया। और जनजातीय पहचान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्षेत्रीय दलों के गठन में। अगला देखते हैं विकास और कल्याण की राजनीति में। समकालीन राज्य राजनीति में विकास मॉडल और कल्याणकारी नीतियां प्रमुख मुद्दे बन गए। केरल मॉडल, तमिलनाडु सामाजिक न्याय नीतियां, गुजरात मॉडल जैसे उदाहरण राज्य राजनीति को नीति आधारित प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनाते हैं। जो अगला मुद्दा क्या बना, विकास और राज्य कल्याण की राजनीति के कारण ये बना। इसका निष्कर्ष क्या है, इस प्रकार भारत में राज्य की राजनीति संघीय ढांचे, सामाजिक विविधता, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिणाम है। राज्य की राजनीति न केवल राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है बल्कि भारतीय लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर जीवंत और सहभागी बनाती है। तो इस प्रकार क्या है, भारतीय राजनीति है ना वो संघीय ढांचा है। इसमें क्या है, केंद्र, राज्य और ये दोनों क्या है मिलकर भी एक कानून बनाते हैं। इसमें क्या है कि जो इसका मुद्दा है ना क्षेत्रीय का मुद्दा क्या रहा, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, ये इनके आधार रहे। इन्होंने क्या केंद्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और क्या है, जो पहले शक्तियों का विभाजन था, राज्य सरकार को कम अधिकार प्रदान दिए गए थे, वो बाद में क्या है इनके आंदोलन किए इन्होंने क्या है अपनी हक की लड़ाई लड़ी तथा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का महत्व का परीक्षण कीजिए। ये हमने पास्ट के क्वेश्चन पेपर में भी देखा था एक बार, और फिर इसके मेन हेडिंग देख लेते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की दिशा में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। यह अधिनियम शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और नगर शासन को औपचारिक, स्थायी और उत्तरदायी संस्थागत ढांचे में स्थापित करता है। तो इसका ये अधिनियम किसके बारे में है, शहरी स्थानीय सरकारों के बारे में है। इसमें जो अधिकार इनको दिए गए हैं उसके बारे में है। माध्यम से शहरी शासन को केवल राज्य सरकारों की कृपा पर निर्भर रखने के बजाय संविधान के संरक्षण में लाया गया। इन पर जुड़े कानून बनाए गए, संविधान में इनको जोड़ा गया। इसमें पहला देखते हैं, शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वें संविधान संशोधन में भाग 9A जोड़ा गया। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई। इससे शहरी निकाय को निरंतरता सुनिश्चित की गई, उनके मनमाने विघटन पर रोक लगी। यह कदम शहरी लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और इनकी भागीदारी। इस अधिनियम ने नियमित चुनाव, 5 वर्षीय कार्यकाल, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। तो इस अधिनियम में क्या क्या किया गया, चुनाव आधारित होंगे, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, राज्य निर्वाचन आयोग इसका देखरेख करेगा। इससे शहरी प्रशासन में जन भागीदारी बढ़ी, स्थानीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित हुई। वार्ड समितियों के गठन ने नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी को संस्थागत रूप प्रदान किया। तो इससे क्या है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, केंद्र से राज्य, राज्य से स्थानीय सरकारें। कार्यों, शक्तियों और वित्त का केंद्रीकरण। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शहरी निकायों को 18 विषय सौंपे गए हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या है 18 विषय इनको दिए गए हैं, जिसमें नगर नियोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गरीबी उन्मूलन इनके विषय हैं। साथ ही राज्य वित्त आयोग के गठन से शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह अधिनियम कार्य शक्ति वित्त के त्रिआयामी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन। अगला है समावेशिता और सामाजिक न्याय। 74वें संविधान संशोधन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है, जिससे शहरी शासन में हाशिए के वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ने शहरी राजनीति में लैंगिक संतुलन को बढ़ावा दिया है, क्योंकि शुरुआत में जब आज़ादी के बाद स्थानीय शासन को लागू किया है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। अगर किसी में भागीदारी थी तो उसके घर पर उसका पति है, उसके घर वाले हैं, उसका वो शासन करते थे। चुनौतियाँ क्या सामने आई और इसकी कमियाँ क्या हैं। यद्यपि अधिनियम ने सुदृढ़ संवैधानिक ढांचा प्रदान किया, परंतु व्यवहार में कई राज्यों ने शक्ति और वित्त में वास्तविक हस्तांतरण में ढिलाई बरती।
शहरी निकायों की प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय स्वायत्तता और राज्य सरकारों का नियंत्रण अब भी वे प्रमुख चुनौतियां इसमें शामिल थी। तो जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार स्तंभ माना गया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम यहीं से होता है। इसने शहरी शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया, भागीदारी की, जवाबदेही दी और समावेशिता प्रदान की। हालांकि क्या हुआ, प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौतियां अब भी बनी हुई है। फिर भी यह अधिनियम भारत में एक सहकारी संघवाद और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए निर्णायक भूमिका निभाता है। केंद्र राज्य के जो संबंध में भाषा की भूमिका है, इस पर हम बात करेंगे। भारत की एक बहुभाषी बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, जहां भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है बल्कि पहचान है, सत्ता में इसकी भागीदारी है, संघीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार है। केंद्र राज्य संबंधों के विकास में भाषा ने ऐतिहासिक रूप से निर्णायक भूमिका निभाई है और कई बार सहयोग का माध्यम भी बनी है, तो कई बार टकराव का कारण बना है। टकराव का कारण हम भारत की आज़ादी के बाद देख सकते हैं। जो कि तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन हुआ, वो भाषा के आधार पर था। उन्होंने अलग स्टेट की मांग की और भाषा के आधार पर स्वायत्तता की मांग बार बार उठती रहती है। जो भाषा है और उनके राज्य का पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भाषीय विविधता ने राज्यों के पुनर्गठन की मांग को जन्म दिया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का परिणाम था। इसने एक ओर संघीय व्यवस्था को मजबूत किया, वहीं दूसरी ओर भाषा को राज्य की राजनीति की पहचान का केंद्रीय तत्व बना दिया था। इस प्रक्रिया ने केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन और स्वायत्तता को बढ़ाया। अगला देखेंगे राजभाषा का प्रश्न और केंद्र राज्य तनाव। संविधान के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, परंतु अंग्रेजी को भी यह सहायक भाषा के रूप में बनाए रखा गया। हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रयासों ने विशेषकर जो तमिलनाडु स्टेट है जैसे राज्यों में तीव्र विरोध को जन्म दिया। 1960 के दशक में हिंदी विरोधी आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भाषा का मुद्दा केंद्र राज्य संबंधों में गहरा तनाव उत्पन्न करेगा। इसके बाद केंद्र ने अधिक समावेशी भाषा नीति अपनाई। जो भाषा है और उसके क्षेत्रीय संबंधों की राजनीति में बात करेंगे। राज्यों ने जो क्षेत्रीय दल है उनके भाषा को राजनीतिक लामबंदी के प्रभावी साधन के रूप में इस्तेमाल किया। जो राज्य के क्षेत्रीय दल थे उन्होंने क्या भाषा को एक हथकंडा अपना लिया था, उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में इसे काम में लिया। जो तमिलनाडु का द्रविड़ आंदोलन, महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता और जो पंजाब में पंजाबी भाषा आंदोलन ने यह दर्शाया कि भाषा राज्य की स्वायत्तता, संसाधनों के नियंत्रण और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी हुई है। इससे केंद्र को राज्यों की भाषाई संवेदनता का सम्मान करना पड़ा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करना, शिक्षा और प्रशासन में राज्यों को अपनी भाषा अपनाने की स्वतंत्रता देना, संसद व न्यायपालिका में बहुभाषिक व्यवस्था, ये सभी कदम सहकारी संघवाद को मजबूत करते हैं। जो भाषा की नीति है और उनके संघीय समन्वय में ये शामिल होता है। भाषा आयोग और संसदीय समितियों के माध्यम से संघवाद ने टकराव को कम किया है। जो केंद्र और राज्यों में भाषा की भूमिका क्या है, दोहरी रही है हमेशा से ही, क्योंकि कभी संघर्ष का कारण बनी तो कभी क्या है इन्होंने एक संघीय एकता के रूप में सुदृढ़ करने का काम किया है। परंतु मेन क्या है, ये एक संघर्ष का काम बनी है जो इन्होंने देश के एकता और में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की है। भारतीय अनुभव बताता है कि भारतीय जो भाषाई स्ट्रक्चर है, भाषाई बहुलता का सम्मान, लचीली नीति और संघवाद स्थायी संघीय संतुलन का आधार है। भाषा को वर्चस्व का औजार बनाने के बजाय पहचान और समावेश का साधन बनाना भारतीय संघवाद की सफलता की कुंजी रही है। जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के गठन हेतु हुए आंदोलन की तुलना करेंगे, इनमें अंतर समझेंगे क्या हुआ है। भारत में नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया संघीय व्यवस्था की गतिशीलता को दर्शाती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों राज्यों का गठन कब हुआ, वर्ष 2000 में हुआ था। किंतु इनके पीछे चले आंदोलन का स्वरूप, आधार, नेतृत्व और राजनीतिक प्रकृति दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न थे। जो इनके पीछे क्रिएशन का कारण बना जो राज्य बने हैं, ये बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, परंतु इसके राज्यों का गठन सन 2000 में हुआ था। आंदोलन के सामाजिक आधार की तुलना करेंगे। झारखंड आंदोलन का आधार क्या था, आदिवासी पहचान। इनमें क्या थे, संथाल, मुंडा और उरांव जैसे जनजातीय समुदाय ने इसे सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान से जोड़ा। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में आंदोलन का आधार क्या था, क्षेत्रीय आर्थिक उपेक्षा था, जिसमें आदिवासी, गैर आदिवासी दोनों समुदाय शामिल थे। उत्तराखंड आंदोलन का आधार क्या था, भौगोलिक और विकासात्मक, पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा करना, पलायन करना, रोजगार की कमी इसके केंद्र थे। आंदोलन की प्रकृति कैसी थी और उनकी तीव्रता कैसी थी इन स्टेट्स में। झारखंड आंदोलन दीर्घकालीन और चरणबद्ध रहा, जिसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल से ही मानी जाती है। छत्तीसगढ़ आंदोलन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण
और राजनीतिक दबाव पर आधारित था। उत्तराखंड में आंदोलन तिरहु जन आंदोलन देखने को मिला, जिसमें 1994 का मुजफ्फरनगर गोलीकांड एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। अगला देखेंगे इनमें नेतृत्व कैसा था और संगठनात्मक ढांचा कैसा था। झारखंड आंदोलन का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे शॉर्ट में जेएमएम भी पुकारेंगे, जैसे क्षेत्रीय दलों ने इसका नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ आंदोलन सर्वदलीय सहयोग स्थानीय राजनीति नेतृत्व की प्रमुख भूमिका रही है। उत्तराखंड आंदोलन में छात्र संगठनों, महिला समूहों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। जो केंद्र और राज्य की इसमें क्या भूमिका थी, तीनों आंदोलन में अंततः केंद्र सरकार की राजनीतिक सहमति निर्णायक रही। झारखंड में बिहार सरकार का विरोध लंबे समय तक बाधा बना रहा। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश सरकार का विरोध बहुत ही अपेक्षाकृत कमजोर था। उत्तराखंड आंदोलन की तीव्रता और जन दबाव ने राज्य के गठन को तेज कर दिया। तो इनमें क्या है, इसके अंतर को समझेंगे। जो झारखंड स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, इन तीनों के इनका मुख्य आधार क्या था। झारखंड का आदिवासी पहचान था, छत्तीसगढ़ का क्या था, क्षेत्रीय आर्थिक, और उत्तराखंड का क्या था, भौगोलिक विकासात्मक। इसकी प्रकृति क्या थी, जो झारखंड था वो दीर्घकालीन बहुत लंबे समय तक चलता आ रहा था। छत्तीसगढ़ की क्या प्रकृति थी, यह शांतिपूर्ण था। और जो उत्तराखंड क्या था, बहुत ही उग्र था और जन आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया, झारखंड का क्षेत्रीय दल ने किया। छत्तीसगढ़ का किसने किया, सर्वदलीय था, सभी लोगों ने किया। और ये क्या था, सभी पार्टियों ने किया। और जो उत्तराखंड का था, जन आधारित लोगों ने किया था। इनका निर्णायक कारण क्या था, इनके क्या थे, ये पहचान की राजनीति के कारण हुआ। जो ये छत्तीसगढ़ का आंदोलन है, ये क्या है, प्रशासनिक व्यवहारता के कारण हुआ। उत्तराखंड क्या है, जन दबाव और हिंसा के कारण। तो इसमें लास्ट में निष्कर्ष हमें क्या देखने को मिले, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के आंदोलन से स्पष्ट होता है कि राज्य गठन एक रूपी प्रक्रिया नहीं, बल्कि पहचान, विकास, भूगोल और राजनीतिक अवसरों के संयोजन से निर्मित होती है। यह आंदोलन भारतीय संघवाद की लचीलापन, समायोजन क्षमता और लोकतांत्रिक प्रकृति को दिखाता है। अब देखेंगे पंजाब का विकास मॉडल। पंजाब का विकास मॉडल में हरित क्रांति आधारित कृषि विकास प्रमुख उदाहरण माना जाता है। 1960 के दशक में हरित क्रांति के आगमन के साथ पंजाब ने उच्च उत्पादक बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई और कृषि यंत्रीकरण को तेजी से अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाने लगा। इस मॉडल की प्रमुख विशेषताएं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, उच्च प्रति व्यक्ति आय, ग्रामीण समृद्धि रही। भूमि सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद नीति ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। हालांकि समय के साथ इस मॉडल की सीमाएं भी स्पष्ट हुई हैं। फसल विविधीकरण की कमी, भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है, मुद्रा की उर्वरता में गिरावट आई है। पर्यावरणीय संकट इसके मुख्य नकारात्मक पहलू हैं। साथ ही औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत क्या सीमित रहा है। इसमें औद्योगिकरण बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि कृषि आधारित क्षेत्रों में ज़्यादा विकास हुआ है, जिससे क्या है, रोजगार के अवसर बहुत ही कम हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई। इस कारण क्या है, पंजाब का विकास मॉडल प्रारंभिक चरण में बहुत ज़्यादा सफल रहा था, परंतु दीर्घकालीन समय के साथ क्या है, इसमें कृषि से परे विविधीकरण और पर्यावरणीय संतुलन की आवश्यकता स्पष्ट होती है, जो कि आज इसके नेगेटिव परिणाम भी है। स्वास्थ्य में इनकी क्या है, मृदा की उर्वरता में भी कमी आई है, जो जल है उसका लेवल भी गिर गया है और इसकी क्वालिटी भी डाउन हुई है। इसके कारण क्या है, इसमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिली है, जैसे कैंसर जैसे पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए हैं। भारतीय दलित आंदोलन जो पास्ट में हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। भारत में दलित आंदोलन सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा की प्राप्ति के लिए संघर्ष का प्रतीक रहे हैं। इनकी जड़ें जाति आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता के विरोध में निहित है। आधुनिक दलित आंदोलन को वैचारिक दिशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रदान की। उन्होंने सामाजिक सुधार, शिक्षा, राजनीति, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों पर विशेष बल दिया है। औपनिवेशिक काल में सत्यशोधक समाज, आत्मसम्मान आंदोलन और बौद्ध धर्म ग्रहण जैसे प्रयास दलित चेतना के वाहक बने। स्वतंत्र भारत में दलित आंदोलन ने आरक्षण नीति, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संवैधानिक संरक्षण और राजनीतिक भागीदारी को केंद्र में रखा है। उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी, जो कि शुरुआत में उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने दलित राजनीति को संगठित स्वरूप दिया, जबकि दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलनों ने इसे सामाजिक आधार प्रदान किया है। दलित आंदोलन को आंतरिक विभाजन, वर्गीय भिन्नता और सह अपनयन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद यह आंदोलन भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक समावेशन और न्याय की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में एक निर्णायक शक्ति रहा है। आज भी इसके लिए लोग आवाज़ उठाते रहते हैं।
चाहे वो वैलिड हो या इनवैलिड, पर लोग इसमें क्या है लगातार इसके प्रति आंदोलन चलते रहते हैं। भारत में आंतरिक प्रवासन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए, जो कि हम लास्ट प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर में कर चुके हैं। इसके आप मेन पॉइंट देख सकते हैं। एक तो आर्थिक कारण है, अगला है सामाजिक कारक, अगला है जनसांख्यिकीय एवं क्षेत्रीय असमानताएं, और अगला पॉइंट है राजनीतिक प्रशासनिक कारक, पर्यावरणीय कारक भी इसके मेन फैक्टर में आता है, संरचनात्मक परिवर्तन और वैश्वीकरण, और लास्ट में इसका निष्कर्ष देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1970 और 1980 के दशक में दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता पर चर्चा करनी है। 1970 से 1980 का दशक दलीय प्रणाली के इतिहास में संक्रमण और पुनर्संरचना का काल माना जाता है। इस अवधि में कांग्रेस प्रणाली का पतन हुआ, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, प्रतिस्पर्धी बहुदलीय राजनीति की स्पष्ट रूपरेखा इसमें उभर कर सामने आई है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे दलों का उदय हुआ। कांग्रेस प्रणाली का शरण, इसमें कांग्रेस प्रणाली खत्म होने को आई थी। राजनीति विज्ञान में राजनीति वैज्ञानिक राजनी कोठारी द्वारा प्रतिपादित कांग्रेस प्रणाली 1967 के बाद कमजोर होने लगी थी और 1970-80 के दशक में उसका निर्णायक पतन हुआ। कांग्रेस का संगठनात्मक आधार कमजोर पड़ा, आंतरिक गुटबाजी बढ़ी और उसका सर्वसमावेशी चरित्र समाप्त होने लगा। 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार इस पतन का प्रतीक थी, जो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। प्रतिस्पर्धी बहुदलीय व्यवस्था का उदय हुआ। इस काल में भारत एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली से निकलकर प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली की ओर बढ़ा। क्या है, आज़ादी के बाद क्या है, कांग्रेस का प्रभुत्व था, इसे इसलिए एक दलीय प्रणाली बोला जाता था, परंतु 1977 में कांग्रेस की हार के बाद इसे क्या है, बहुदलीय प्रणाली की ओर बढ़ गया। जनता पार्टी, भारतीय लोकदल, समाजवादी दल और बाद में भारतीय जनता पार्टी जैसे दल राष्ट्रीय राजनीति में उभरे। इससे सत्ता में वैकल्पिक केंद्र विकसित हुआ। क्षेत्रीय दलों का इसमें उभार हुआ। 1970 से 1980 के दशक में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राजनीतिक अभिव्यक्ति मिली, जैसे कि ये क्या है, डीएमके जो कि तमिलनाडु स्टेट में, अकाली दल है जो पंजाब में, तेलुगु देशम पार्टी है वो आंध्र प्रदेश। इन दलों ने राज्य राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई है। इससे केंद्र राज्य संबंधों में नई गतिशीलता आई है। गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो गई थी 1970 में, जब जनता पार्टी सरकार में आई, तथा 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति की नींव रखी। इस काल में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि कोई भी दल अकेले बहुमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। इससे नीति निर्माण में समझौता और सहमति की राजनीति को बढ़ावा मिला। इसके बाद बहुमत की सरकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की आई थी, जो कि अब भी बरकरार है। विचारधारात्मक ध्रुवीकरण, इस दौर में राजनीतिक वामपंथी, समाजवादी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं को स्पष्ट टकराव दिखता है। 1975 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। इसके लिए क्या हुआ, इसका कारण क्या बना था, लोकतंत्र में सत्तावाद की बहस को केंद्र में ला दिया था, जिससे दलीय राजनीति बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। नेतृत्व का क्षेत्रीयकरण, राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ राज्य स्तरीय करिश्माई नेतृत्व उभरा, जैसे एम.जी. रामचंद्रन, एन.टी. रामाराव। इससे राजनीति का केंद्रीयकरण घटा और राजनीति में राज्यों की भूमिका बढ़ गई। 1970 से 1980 का दशक भारतीय दल प्रणाली के लिए संरचनात्मक परिवर्तन का काल था। इसने भारतीय लोकतंत्र को अधिक बहुलतावादी, प्रतिस्पर्धी और विकेंद्रीकृत बनाया, जो आगे चलकर गठबंधन का युग की आधारशिला बन गया। भारत में चुनावी राजनीति एवं लोकतंत्र के बदलते स्वरूप पर चर्चा करनी है। भारत में चुनावी राजनीति लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान तक भारतीय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति के स्वरूप में गहरे बहुआयामी परिवर्तन देखने को मिले हैं। ये परिवर्तन सामाजिक संरचना में आर्थिक उदारीकरण, तकनीकी विकास और राजनीतिक चेतना के विस्तार से जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, प्रभुत्व दलीय प्रणाली से प्रतिस्पर्धा राजनीति तक। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत ने कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, जिससे कांग्रेस प्रणाली कहा गया, परंतु 1967 के बाद विशेष रूप से 1970 और 1980 के दशक में व्यवस्था टूटने लगी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारतीय एक दल व्यवस्था से निकलकर बहुदलीय व्यवस्था में एंटर हो गया। क्षेत्रीय दलों और सामाजिक समूहों का उभार हुआ। चुनावी राजनीति में क्षेत्रीय दलों जैसे डीएमके, अकाली दल, टीडीपी, सपा, बसपा आदि की भूमिका बढ़ी। इसके साथ ही दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासी और अल्पसंख्यक समूहों की राजनीति में भागीदारी की वृद्धि हो गई। इससे लोकतंत्र में अधिक समावेशी बना। गठबंधन की राजनीति और सत्ता का विकेंद्रीकरण,
तो 1989 के बाद क्या हुआ, गठबंधन की सरकारें आई, भारतीय राजनीति की स्थायी विशेषता बन गई। इससे केंद्र में सत्ता का एकाधिकार समाप्त हो गया था, राज्य की भूमिका सशक्त हो गई, लोकतंत्र अब सहमति, समझौते और साझेदारी पर आधारित था। धन, मीडिया और चुनावी प्रबंधन की भूमिका बहुत ज़्यादा हो गई थी। समकालीन चुनावी राजनीति में धन बल, मीडिया, सोशल मीडिया और पेशेवर चुनावी रणनीतियों की भूमिका बढ़ गई। इससे एक और जनसंपर्क का दायरा बढ़ा, वही दूसरी ओर चुनाव में असमान प्रतिस्पर्धा, चुनावी खर्च और नैतिकता का प्रश्न चिन्ह भी लगने लगे। विचारधारात्मक राजनीति से पहचान आधारित राजनीति। आज की चुनावी राजनीति में विचारधारा की तुलना में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान अधिक प्रभावशाली हो गई है। पहचान की राजनीति ने लोकतंत्र को जन आधार तो दिया, परंतु कई बार सामाजिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ाया है। तो पहले क्या है, विचारधारात्मक थी, अब राजनीति क्या है, पहले क्या थी, पहचान आधारित, अब हो गई विचारधारात्मक। मतदाता की भूमिका में परिवर्तन आ गया है। भारतीय मतदाता अब अधिक सजग हो गया, मुद्दे आधारित, सरकारों को जवाबदेह बनाने वाला बन गया है। सत्ता विरोधी लहर और चुनाव में सरकारों का बदलना लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। भारत में चुनावी राजनीति और लोकतंत्र का स्वरूप स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है। चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र ने स्वयं को समय के अनुरूप ढालते हुए बहुलवादी, सहभागी और प्रतिस्पर्धी बनाया है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो लोकतंत्र की शक्ति है। नेहरू युग के दौरान राजनीति नेतृत्व की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। नेहरू युग, जो कि 1947 से 1964 का माना जाता है, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय राजनीति का निर्माण काल माना जाता है। इस काल में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत औपनिवेशिक शासन से निकलकर एक संवैधानिक, लोकतांत्रिक और आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई। नेहरू युगीन राजनीति नेतृत्व की विशेषताएं केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने राजनीतिक संस्कृति, संस्थागत ढांचे और शासन शैली को गहराई से प्रभावित किया था। जो इनका क्या करिश्माई और नैतिक नेतृत्व कैसा था, नेहरू का नेतृत्व करिश्माई था, परंतु वह व्यक्तिवादी तानाशाही में परिवर्तन नहीं हुआ। स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, नैतिक प्रतिष्ठा और वैचारिक स्पष्टता उनके नेतृत्व को वैधता प्रदान की। उन्होंने सत्ता को व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं बल्कि जनसेवा और राष्ट्रीय निर्माण का माध्यम माना। लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रतिबद्धता। नेहरू युग की सबसे प्रमुख विशेषता लोकतंत्र के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी। एकदलीय प्रभुत्व ने नेहरू ने विपक्ष, प्रेस, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान किया। उन्होंने संसदीय बहस, चुनाव और संवैधानिक प्रक्रियाओं को लोकतंत्र की आत्मा माना। जो संस्थान निर्माण है, नेहरू युगीन नेतृत्व का केंद्र बिंदु संस्थाओं का निर्माण था। योजना आयोग, चुनाव आयोग, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, ये सभी नेहरू युग की देन है। इसे नेतृत्व व्यक्ति केंद्रित न होकर संस्था केंद्रित बन गया है। विकासोन्मुख और समाजवादी झुकाव। नेहरू के नेतृत्व में राज्य ने विकासशील राज्य की भूमिका निभाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, पंचवर्षीय योजनाएं, सार्वजनिक क्षेत्र, औद्योगिकरण पर बल दिया। यह नेतृत्व आर्थिक असमानता को कम करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में उन्मुख था। जो समावेशी और बहुलतावादी दृष्टि है, इसके बारे में जानेंगे। नेहरू का युग नेतृत्व धर्मनिरपेक्षता, बहुलवादी और राष्ट्रीय एकता पर आधारित था। भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं को स्वीकार करते हुए राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इससे भारत की एकता को लोकतांत्रिक आधार मिला। इसमें क्या है, विदेश नीति में नेतृत्व कैसा आया। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नैतिक नेतृत्व प्रदान किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शांति, सहअस्तित्व और उपनिवेशवाद विरोधी रुख ने भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। और इसकी कमियां क्या थी, यद्यपि नेतृत्व मजबूत था, परंतु अत्यधिक केंद्रीकरण और कांग्रेस के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी और नेतृत्व का उत्तराधिकारी तैयार न होना इस युग की प्रमुख सीमाएं थी। कुल मिलाकर नेहरू युग का राजनीतिक नेतृत्व लोकतांत्रिक, नैतिक, संस्थागत, विकासोन्मुख था। इसने भारतीय लोकतंत्र की नींव इतनी सुदृढ़ रखी कि बाद की राजनीति उथल पुथल के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रही। जो उत्तर पूर्व भारत में जातीय राजनीति किस प्रकार थी, इसके बारे में जानेंगे। उत्तर पूर्व भारत में जातीय राजनीति क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टता, बहुजातीय संरचना, ऐतिहासिक अनुभव से गहराई से जड़ी हुई थी। यह क्षेत्र सैकड़ों जनजातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम है। यह जातीय पहचान राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार बनाती है। औपनिवेशिक काल की आंशिक एकीकरण की नीति, स्वतंत्रता के बाद केंद्रीकृत राज्य ढांचा, सीमावर्ती स्थिति ने जातीय चेतना को एक सशक्त मंच प्रदान किया है।
भारतीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य पहचान की सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और संसाधनों पर अधिकार और राजनीतिक स्वायत्तता की मांग है। इसमें क्या क्या है? नागा, मिजो, असमिया, बाडो, खासी, गारो जैसी जातियां पहचान ने राजनीतिक दलों और आंदोलनों और संगठनों के स्वरूप में स्वयं को अभिव्यक्त किया है। असम आंदोलन जो कि 1975 से 1985 के बीच में चला था, इसने उदाहरण का बताते हैं कि प्रवासन, भूमि और रोजगार के प्रश्नों में जातीय राजनीति को तिरों कर दिया था। राज्य की प्रतिक्रिया के रूप में स्वायत्त जिलों, परिषदों, छठी अनुसूची, नए राज्यों का गठन, शांति समझौते अपनाए गए थे। जातीय राजनीति ने लोकतांत्रिक सहभागिता को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही जातीय ध्रुवीकरण, हिंसा, अस्थिरता की सीमाएं उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार उत्तर भारत में जातीय राजनीति पहचान और विकास के बीच में संतुलन की खोज को दर्शाती है। उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय आंदोलन क्या थे, इसके बारे में जानेंगे। उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय आंदोलन भारत के सबसे दीर्घकालीन और जटिल सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में से है। यह आंदोलन मुख्यतः भूमि, पहचान, स्वशासन और सांस्कृतिक स्वायत्तता की मांगों पर आधारित है। तो इनकी डिमांड क्या थी? ये थी औपनिवेशिक काल में जनजातीय क्षेत्रों को अलग थलग रखने की नीति और स्वतंत्रता के बाद मुख्य धारा को जबरन समावेश की आशंका ने इन आंदोलन को जन्म दिया। नागा, मिजो, बाडो और मणिपुर में विभिन्न जनजातीय संघर्ष इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन आंदोलनों ने कभी संवैधानिक तरीके जैसे कि स्वायत्त परिषद और राज्य गठन को अपनाया, तो कभी सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना। इनका लक्ष्य केवल राजनीतिक सत्ता नहीं था, परंपरागत संस्थाएं, रीति रिवाज और संसाधनों की रक्षा करना रहा है। भारतीय राज्य ने इन आंदोलनों के समाधान हेतु छठी अनुसूची, स्वायत्त परिषदें और शांति समझौते और विकास पैकेज प्रदान किए हैं। यद्यपि कई आंदोलन का उग्र स्वरूप कम हुआ है, फिर भी असमान विकास और पहचान की सुरक्षा के कारण ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर जनजातीय आंदोलन उत्तर पूर्व भारत में लोकतंत्र की बहुलतावादी और विकेंद्रीकरण प्रकृति को रेखांकित करते हैं। इसी प्रकार ये क्वेश्चन पेपर हमारा समाप्त होता है। जय हिंद, जय।